एक लंबे लॉकडाउन के बाद फिलहाल सब कुछ अनलॉक हो चुका है और लोग बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भिंड जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी कमर कस ली है और जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पवन जैन के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें उनको कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। आपकी आवाज ने चर्चा की जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पवन जैन से और जानने का प्रयास किया कि भिंड जिले में इसे लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और पहली कतार में किन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। देखिए आपकी आवाज की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ से। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं डॉक्टर पवन जैन जी। जैसा कि हम डेली नई नई भ्रांतियाँ, नए नए समाचार, नई नई खबरें सुन रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के, लोगों में जागरूकता है कि ये वैक्सीनेशन किस प्रकार किया जाएगा। इसमें प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन लगाने का क्रम क्या रहेगा। आइए मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर पवन जैन जी से। डॉक्टर साहब बताएं जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी भिंड। हम लोग जो टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं उसमें हम सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको हमने शामिल किया है। उसको हमने प्री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत हमने सारा गूगल शीट में उनको रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उनका पहचान पत्र जानकारी, उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जिससे हमारे लगभग 6,500 ये कार्यकर्ता हमारे रजिस्टर्ड हैं। तो पहले चक्र में उनको टीका लगाया जाएगा। इसके बाद जो द्वितीय चक्र होगा उसमें हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे होंगे, जिसमें हमारे नगर पालिका और नगर निगम के हमारे कर्मचारी शामिल होंगे, पुलिस विभाग के जितने भी होम गार्ड या अन्य उनके जो भी कर्मचारी अधिकारी उसमें शामिल होंगे और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद में 50 वर्ष से अधिक के लोग या जो लोग 50 वर्ष से अगर कम भी हैं और अगर उनको कोई साथ में बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिससे कि कोविड होने पर उनको गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसे लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो वैक्सीन आने वाली है, वो स्वदेशी है या विदेशी है? अभी तक आधिकारिक तौर पे हमें पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो भी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं 2 वैक्सीन स्वीकृत की गई हैं और उनमें से हमें कौन सी वैक्सीन मिलेगी अभी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ये जिला वैक्सीन स्टोर है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, हम लोग पूरी तरह वैक्सीन के स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में वैसे तो सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे आर स्टिल क्लोज्ड। तो जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, खासकर जो माइनर बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? अभी तक इस बारे में कोई शासन की तरफ से आदेश नहीं हुए हैं, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता और प्राथमिकता किनको आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो है स्वास्थ्यकर्मी को है और स्वास्थ्यकर्मी से समाज को फैलने के भी, क्योंकि सबसे पहले बीमार होने के बाद लोग जो हैं वो स्वास्थ्यकर्मी के पास आते हैं और स्वास्थ्यकर्मी भी जो डरा हुआ रहता है इस काल में इलाज करने के लिए, तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए और स्वतंत्र रूप से लोगों को लाभ दे पाए। इसी तरीके से वो प्राथमिकता तय की गई है शासन की ओर से। जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होंगी उस समय ये सभी को उपलब्ध होंगी। लेकिन दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि स्कूल या कॉलेजेस में, तो अभी तक जो देखा गया है, जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं,
उनमें इम्यूनिटी लेवल अच्छी होती है, जिसमें मृत्यु का खतरा काफ़ी कम होता है। तो जिनमें ये संभावना ज़्यादा है उन्हीं को देखते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। उम्मीद है कि आगे चल के उनको भी ये उपलब्ध हो पाएगा। अक्सर हम खबरों में खासकर समाचार पत्रों में, न्यूज़ पेपर्स में हमें सुनने को मिल रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट उनको नेगेटिव वे में आ रहे हैं। तो क्या इसकी जो टेस्टिंग जो हुई है वैक्सीन की, क्या वो उसके जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स होना चाहिए, उस पैरामीटर्स पे वो खरी नहीं उतरी क्या? जो भी अभी तक जानकारी हमारे पास है, हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी ये प्रश्न हम लोगों ने किया है और उनका कहना ये है कि बिल्कुल 100% ये वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कोई भी अगर दुष्परिणाम है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में हम इससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है हम नियमित टीकाकरण में भी देते हैं। हमारे पास में विशेष तौर पे इसके लिए एनाफाइलैक्सिस किट, AEFI किट मौजूद है। सभी अस्पतालों में हम एक एक बेड इसके लिए रिज़र्व रखेंगे कि अगर कोई अनटूवर्ड कोई इमरजेंसी होती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि टीकाकरण के बाद में अगर किसी को कोई समस्या है तो केवल टीकाकरण से हो। हालांकि हम उसका जांच में रखते हैं कि भाई टीकाकरण की गैप की वजह से हुआ है या उसको अन्य साथ में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए इसके लिए हमारे जिला स्तर पर AEFI कमेटी का गठन है, जो हम लोग उसकी विवेचना करके पूरी रिपोर्ट राज्य शासन को भी देते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि स्टोरेज के लिए हमारे पीछे बैकग्राउंड में मशीन्स रखी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। ये हमारे जो ILR वैक्सीन जो हैं वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जिनको कहा जाता है, ये वर्टिकल टाइप के हमारे पास पहली बार आए हैं। हालांकि ये नियमित टीकाकरण में भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम चूँकि कोविड के समय में आए हैं। और इनमें जो तापमान है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में रखा जाएगा वैक्सीन का, जो कि आवश्यक तापमान उस वैक्सीन को रखने के लिए है। हमें अतिरिक्त वैक्सीन स्टोरेज की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति इससे हो जाएगी, जिससे हम आवश्यकता के अनुसार जितनी वैक्सीन आएगी हम उसको स्टोर कर पाएंगे। अभी ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इनकी संख्या कितनी है? क्या ये पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध हो चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास पूर्व से हमारे पास में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास में 20 फोकल पॉइंट पूरे ज़िले भर में हैं। लाहौर से लेकर के मालनपुर तक, अटेर से लेकर के फूप, सभी जगह हमारे पास में फोकल पॉइंट हैं। ये हमारा मेन ज़िला स्टोर है जहाँ से हम सभी जगह वैक्सीन पहुँचाएँगे। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ILR उपलब्ध है। 48 हमारे पास ILR हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिनमें वैक्सीन रखी जाती है। और 33 हमारे पास में डीप फ्रीज हैं, जिनमें हम लोग आइस पैक जमाते हैं। जिन आइस पैक को हम वैक्सीन कैरियर के अंदर रखते हैं और उनके अंदर सही तापमान में हमारी वैक्सीन जो है वो फील्ड तक पहुँचे, इसकी हम सुनिश्चित करते हैं। डॉक्टर साहब, सामान्य लोगों के लिए एक अंत में एक आपकी ओर से सुझाव, क्योंकि उनमें जिज्ञासा है और वो एक तरीके से कहें कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वैक्सीन को लेकर के, तो सामान्य जनमानस को ये कितने समय में ये उपलब्ध हो पाएगी? उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत से कंपटीटर पार्टनर्स जो हैं वो वैक्सीन लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये सुझाव होगा कि सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग SMS ये हमारा मूल मंत्र है अभी तक, और वो कोशिश ये करें सभी लोग कि उसका पालन करें, जिससे क्या है कि हम अपने को और अपने साथ में जो लोग हैं, क्योंकि समस्या ये नहीं होती कि नहीं साहब मैं अगर स्वस्थ हूँ तो मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन मैं बीमारी को लेके घर में जाऊँगा, हमारे जहाँ बुजुर्ग माता पिता हैं उनको जान का खतरा आ सकता है। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अभी हमें आवश्यकता है, जब तक हमको सभी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता, सब लोग सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये थे डॉक्टर पवन जैन जी, जिला टीकाकरण अधिकारी। काफ़ी विस्तृत रूप से इन्होंने हमें बताया है और निश्चित रूप से हमारे जो आपकी आवाज़ के जो दर्शक हैं उनके मन में जो भी भ्रांतियाँ होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, इस चर्चा के बाद वो क्लियर हो जाएंगे निश्चित रूप से। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अभी भी एहतियात बरतनी है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मंत्र को फॉलो करना है। मैं राहुल तिवारी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस से भिंड। थैंक यू।
डॉक्टर साहब थैंक यू। थैंक यू।